हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। आइए हम लोग देखते हैं 28 नवंबर का करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज है, पॉल लिंच विन 2023 बुकर प्राइज फॉर द प्रॉफिट सॉन्ग। अभी पॉल लिंच 2023 का बुकर प्राइज किसको मिला है? पॉल लिंच को। किसके लिए? पॉल लिंच को। किसके लिए? इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रॉफिट सॉन्ग। इनका एक बुक है, इसके लिए इनको मिला है बुकर प्राइज 2023 का। तो इसमें बुकर प्राइज के साथ साथ इनको कैश प्राइज कितने का मिला है? 63,000 का। तो हम लोग देखते हैं कुछ चीजें बुकर प्राइज के बारे में, जैसे कि 2022 का बुकर प्राइज किसको मिला था? ये मिला था करुणा लतिका को। करुणा लतिका को। ये कहाँ की थी? ये थी श्रीलंका की। और इनका जो बुक था उसका नाम था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। अल्मीडा। अभी देखिए कि लास्ट ईयर द विनर वाज श्रीलंकन राइटर करुणा लतिका फॉर द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। इसके साथ साथ इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था 1969 में। द बुकर प्राइज वाज स्टार्टेड इन 1969 और इसमें कैश प्राइज कितने का होता है? $63,000 का होता है इसमें कैश प्राइज। तो अभी इस साल का बुकर प्राइज मिला है किसको? पॉल लिंच को। और पिछले साल का किसको मिला था? 2022 का करुणा लतिका। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स बुकर प्राइज के बारे में। तो देखिए, दो प्राइज होता है, एक तो बुकर प्राइज होता है और एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है। ये दोनों प्राइज एक दूसरे को काफी कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में। तो अभी इन दोनों में हम अंतर देख लेंगे कि क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बुकर प्राइज क्या होता है और ये किसको दिया जाता है, क्राइटेरिया इसके लिए क्या क्या होता है। तो बुकर प्राइज को फाउंड किया गया था कब? 1969 से इसको स्टार्ट किया गया था। और ये ग्लोबली किसी भी सिटीजन को दिया जाता है डिस्पाइट फ्रॉम हिज ओरिजिन, मतलब कि वो किसी भी कंट्री का हो तो उसे बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेशन में लाया जा सकता है या उसे ये प्राइज दिया भी जा सकता है। जब 1969 में इस प्राइज को स्टार्ट किया गया था तो इसका नाम था बुकर मैककॉलन प्राइज के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन 2022 में इसी प्राइज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? 2022 के बाद मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज कब रखा गया इसको? 2022 ऑनवर्ड इसका नाम चेंज हो गया। देखिए, इसकी इसको जीतने वाली सबसे फर्स्ट वुमेन का नाम था बर्निस रूबेन। तो फर्स्ट लेडी हु वोन बुकर प्राइज वाज बर्निस रेवेन। देखिए, इसी प्राइज का एक दूसरा वर्जन स्टार्ट किया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब देखिए, मैन बुकर प्राइज दिया जाता है किसको? इसको हम लोग देख लेते हैं, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। मैन बुकर प्राइज दिया जाता है अगर कोई भी लिटरेचर है जो कि इंग्लिश में ओरिजिनली लिखा गया हो। ओरिजिनली मतलब उसका राइटिंग करने का जो लैंग्वेज हो वो इंग्लिश में हो। इसके साथ साथ इसको पब्लिश किया जाना चाहिए कहाँ? ये पब्लिश होना चाहिए यूएस में और आयरलैंड में। मतलब कोई भी इंग्लिश नॉवेल जिसको इंग्लिश में ही ओरिजिनली लिखा गया हो और वो पब्लिश किया जाता है यूएस में या आयरलैंड में, तो उसको बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज का, तो ये मिलता है ट्रांसलेटेड बुक को। ट्रांसलेटेड बुक को मतलब मान लीजिए कि कोई लिटरेचर है जो एनी लैंग्वेज, वर्ल्ड के जितने भी लैंग्वेज हैं उसके किसी भी एक लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया किसमें? ट्रांसलेट किया गया किसमें? इंग्लिश में। तो इस ट्रांसलेटेड वर्जन नोवेल को जो प्राइज मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो यहाँ अंतर क्लियर हो गया बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। 2022 में गीतांजलि श्री को मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये इंडियन ओरिजिन की थी। इनके बुक का नाम था टॉम ऑफ सैंड। ये बुक पहले लिखा गया था किसमें? हिंदी में।
लेकिन इसी बुक का ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल ने किसमें किया था? इंग्लिश में। तो इस बुक को क्या मिला था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला था। 2022 का अवार्ड इस बुक को मिला था। तो देखिए ये बुक ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश है, ओरिजिनल इसका लैंग्वेज क्या है? हिंदी में। तो इसलिए इसको क्या दिया गया था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। के साथ साथ देखिए कुछ फैक्ट्स है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में, जैसे कि द इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाज प्रीवियसली नोन एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? 2005 से स्टार्ट किया गया था। और द बुकर प्राइज इज ऑनर्ड फॉर द फाइनेस्ट फिक्शन, while the international booker prize is honored for the finest fiction translated in english and published in uk और आयरलैंड। कुछ एग्जाम के लिए फैक्ट्स जिसको हमें याद रखना है। अगला न्यूज है मोदी टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट इन दुबई दिस वीक। अभी देखिए COP28 का समिट हो रहा है कहाँ? यूएई, दुबई में। तो इसके साथ ही वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट होने वाला है कहाँ? यूएई, दुबई में। इसमें मोदी जी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले हैं 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को। मतलब कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर को वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट होने वाला है दुबई में। और इसके साथ साथ दुबई में ही COP28 का भी मीटिंग हो रहा है, जिसमें मोदी जी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे। तो हमें सबसे पहले समझना है कि COP28 का मीटिंग मतलब ये COP28, COP26, COP27 जैसे ये समिट है, ये क्यों होते हैं? तो देखिए COP28 का मतलब है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट 28, 28वें नंबर का समिट है, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें किस चीज के बारे में बात किया जाता है? तो जो भी क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं, अभी क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहे हैं उसके बारे में इस समिट में बात किया जाता है और उसको सुधारने के लिए प्रयास किया जाता है। जो भी इसेंशियल है, जो भी एक्शंस होते हैं वो लिया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। तो अभी COP28 का मीटिंग अभी जैसे दुबई में हो रहा है, वैसे ही COP27 का मीटिंग कहाँ हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। और COP26 का मीटिंग ग्लासगो में हुआ था। तो देखिए COP26 का मीटिंग इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। जैसे कि इंडिया में, इसमें भी इंडिया से मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने वहां अपना कुछ टारगेट रखा था। इसी COP26 के मीटिंग में मोदी जी ने पंचामृत पंचामृत जैसे सूत्राज दिए थे वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड लीडर्स को। और इसके साथ साथ इंडिया ने, देखिए यहाँ, इंडिया ने COP26 के मीटिंग में 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा था। और इसके साथ साथ 2030 तक इंडिया 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात किया था, जो कि नॉन फॉसिल सोर्सेज से होंगे, मतलब कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी 500 गीगावाट तक कैपेसिटी इंक्रीज करने का बात किया गया। नेक्स्ट न्यूज है लाइटनिंग स्ट्राइक किल्स 27 इन गुजरात। अभी देखिए क्या हुआ कि गुजरात में 27 लोगों का मौत हो गया। किस चीज से? लाइटनिंग की वजह से मौत हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइटनिंग होता क्या है। देखिए ये लाइटनिंग का एक पिक्चर है। तो लाइटनिंग क्या होता है? एक तरीके का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। इसमें क्या होता है? 1 लाख एम्पियर से ज्यादा का करंट डेवलप होता है और वो सीधा कहाँ आता है? ग्राउंड और ये क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में ये करंट का डिस्चार्ज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग डिस्चार्ज। और इसका पोटेंशियल इतना होता है, मतलब कि ये इतना इफेक्टिव है कि ये किसी भी पेड़ पौधों को जला सकता है या किसी भी बिल्डिंग को तोड़ सकता है। इसमें इतना ज्यादा एनर्जी होता है। अभी देखिए लाइटनिंग स्ट्राइक्स को बिहार में, वेस्ट बंगाल में नेचुरल डिजास्टर घोषित किया जा चुका है। और लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है वो है मिडिल मिडिल इंडियन स्टेट्स। जैसे कि मिडिल इंडियन स्टेट करने का मतलब क्या हुआ कि ये अपना MP हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया,
उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये स्टेट इससे काफी प्रभावित है। और बिहार में इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है हर साल। जैसे कि 2023 में सिर्फ 107 डेथ हो गए, किसकी वजह से? लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि 27 डेथ कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुजरात में। तो इसके कारण इसे क्या घोषित कर दिया गया है? नेचुरल डिजास्टर। तो लाइटनिंग डिस्चार्ज से बचने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है। लाइटनिंग डिस्चार्ज से बचने के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है इंद्र वज्र ऐप। वज्र ऐप, ये ऐप क्या करता है कि 40 मिनट में आने वाले जो भी लाइटनिंग डिस्चार्ज है उसको क्या करता है? एंटीसिपेट करता है। एंटीसिपेट करता है मतलब पूर्वालोकन करता है, और उसके बारे में लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होने वाला है अगले 40 मिनट के अंदर, उसके बारे में लोगों को फोन पे जानकारी देता है और अलर्ट करता है। अगला न्यूज है, क्रिस्टोफर लक्सन बने न्यूजीलैंड के नए सीएम। अभी न्यूजीलैंड में के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में किनका चयन हुआ है? क्रिस्टोफर लक्सन का। और इनके पार्टी का नाम क्या है? इनके पार्टी का नाम है नेशनल पार्टी। अगला न्यूज है, वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पोर्ट्स टीनेज गैलेक्सी। अभी देखिए वेब टेलीस्कोप जिसका पिक्चर यहाँ दिया हुआ है, इसने अभी एक गैलेक्सी, न्यू गैलेक्सी का खोज किया है जो न्यूली फॉर्म्ड गैलेक्सी है। और इस गैलेक्सी का नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है टीन एजर्स। टीन एजर्स गैलेक्सी। इस गैलेक्सी को किसने खोजा है? वेब टेलीस्कोप ने खोजा है। देखिए इस गैलेक्सी को टीन एज गैलेक्सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो जन्म है, मतलब कि इसका जो ओरिजिन है, ये बिग बैंग होने के 2.3 बिलियन ईयर आफ्टर है। ईयर आफ्टर बिग बैंग। अभी देखिए इस गैलेक्सी में क्या है कि इसका तापमान जो है, इसका टेम्परेचर, ये अभी 13,350 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। और इस पे जो पाया जाने वाला जो एलिमेंट्स है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आर्गन और निकेल, सिलिकॉन जैसे मटेरियल्स इसमें पाए गए हैं। मतलब कि ऑक्सीजन जो है किसमें ढूंढा गया है? किस गैलेक्सी में? तीन एजर्स गैलेक्सी में ऑक्सीजन का खोज हुआ है। तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब लाइफ एग्जिस्ट यहाँ करता है, इसकी संभावनाओं पे तलाश किया जा रहा है। कहाँ? तीन एजर्स गैलेक्सी पे, जिसको किसके द्वारा खोजा गया है? वेब टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया है। अगला न्यूज है, गंगा जल आपूर्ति का एक सफर शानदार। अभी देखिए गंगा जल आपूर्ति योजना जो स्टार्ट हुआ था कब? 27 नवंबर 2022 को। कहां से? राजगीर से। और ये 28 नवंबर को 2022 को कहां से शुरू किया गया था? गया से। मतलब गंगा जल आपूर्ति योजना का शुरुआत 27 नवंबर को राजगीर से किया गया था और 28 नवंबर को गया से किया गया था। इसके अंदर, इस योजना के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट्स में गंगा का पानी, गंगा का पानी पहुंचाने का बात हुआ था। किसके लिए? डोमेस्टिक यूज के लिए। डोमेस्टिक यूज के लिए। इसके साथ साथ गंगा जल आपूर्ति योजना में प्रति व्यक्ति 135 लीटर वाटर सप्लाई करने का टारगेट किया गया था। अगला न्यूज है, इंडिया यूएस लुकिंग टू टाई अ प्रीडेटर ड्रोन डील अर्ली नेक्स्ट ईयर। अभी इंडिया प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला है। किसे? यूएसए से। कितना प्रीडेटर ड्रोन? 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला है यूएसए से। और इस प्रीडेटर ड्रोन का जो नाम होगा, ऑफिशियल नेम, इसका नाम होगा MQ-9B। ये MQ-9 सीरीज का एक प्रीडेटर ड्रोन है जिसको बनाती है जेनेटिक जनरल एटॉमिक्स। अभी देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीडेटर ड्रोन
होता क्या है और ये क्यों यूजफुल है इंडिया के लिए। देखिए, ड्रोन्स क्या होता है कि रिमोटली एक्सेस होने वाला एक छोटा आप मान के चलिए कि एरोप्लेन, ये जेट की तरह होता है, मान लीजिए कि जेट प्लेन की तरह होता है ये, लेकिन ये काफी छोटे साइज में होता है और इसका कॉस्ट भी नॉर्मल जेट से कम आता है। और इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, रिमोटली ऑपरेट किया जाता है, मतलब बिना पायलट के इसको फिजिकली प्रेजेंट हुए इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें ये मिसाइल से लैस होता है, इसके साथ साथ इसमें कैमराज लगे होते हैं। तो इस ड्रोन्स का यूज किया जा सकता है, जैसे कि सर्विलांस के लिए यूज किया जा सकता है, इसके साथ मिलिट्री यूजेज में लाया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में के रिस्पॉन्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका यूज किया जा सकता है। तो इसलिए इंडिया अभी 31 प्रीडेटर ड्रोन किसे खरीद रहा है, अमेरिका से। और इसको बनाती कौन है, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है जनरल एटॉमिक्स, ये इसको बनाती है। अगला न्यूज है, पशुपालकों को दूध पर प्रति लीटर 3 रुपए का अनुदान मिलेगा। ये 3 रुपए का अनुदान क्यों प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। कि देखिए, कॉम्फेड जो है मिल्क को कलेक्ट करती है कहाँ, लोकल लोकल फार्मर से कलेक्ट करती है। अभी देखिए क्या होता है कि फार्मर्स क्या होता है कि दूध कॉम्फेड को नहीं देना चाहते हो, लोकल मार्केट में सेल करते हैं, क्योंकि इनको कहाँ मिलता है, यहाँ इस दूध का जो प्राइस होता है इनको ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसे में कॉम्फेड को दूध की मतलब कि दूध की कमी से गुजरना पड़ता है, दूध इतना नहीं मिल पाता है कॉम्फेड को। ऐसे में राज्य सरकार क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, कि 3 रुपया पर लीटर दूध में एक्स्ट्रा पैसा देगी, किसको, फार्मर्स को, फार्मर्स को। और ये कितने दिन के लिए दिया जाएगा, ये 91 डेज के लिए दिया जाएगा। जो भी फार्मर्स है उनको, जो दूध प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, कॉम्फेड को दूध प्रोवाइड करवाते हैं, ये 91 डेज के लिए दिया जाएगा। और ये डायरेक्ट टू अकाउंट में दिया जाएगा उनके, मतलब ये डीबीटी स्कीम के तहत ये योजना को लागू किया जाएगा। Foxconn to invest another $1.6 billion in India and as US China tension rises। अभी देखिए, फॉक्सकॉन एक कंपनी है कहाँ की, ये कंपनी है ताइवान की। ये अभी बात कर रहा है कि इंडिया में कितना $1.6 बिलियन इन्वेस्ट करने का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉक्सकॉन किसकी कंपनी है। तो ये है एक टेक जायंट है जो बनाती है गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती है। अभी इसके अलावा ये सेमीकंडक्टर भी बनाती है। तो देखिए, अभी यूएस और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी के साथ साथ चाइना और ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए अभी फॉक्सकॉन ने अभी डिसाइड किया है कि वो अपने नए प्लांट्स कहाँ लगाएगी, इंडिया में लगाएगी। और इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा कितने का, $1.6 बिलियन। उड़ीसा टू होस्ट अल्टीमेट खो खो सीजन 2 फ्रॉम दिसंबर 24। अभी देखिए, उड़ीसा के कटक में खो खो सीजन 2 का जो गेम है उसका अभी स्टार्ट होने वाला है, खो खो सीजन 2, जिसमें 145 प्लेयर हिस्सा लेंगे ऑल ओवर इंडिया से। तो ये स्टार्ट कब हो रहा है, दिसंबर 24 से। और ये कहाँ खेला जाएगा, कटक में, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। अगला न्यूज है, अदिति अशोक विंस इन स्पेन फॉर हर सेकेंड एलईटी गोल्ड टाइटल ऑफ द सीजन। देखिए, अभी स्पेन में एक गोल्फ कंपटीशन चल रहा है जिसका नाम है कोस्टा डेल सोल ओपन डी एस्पाना टूर्नामेंट। इसमें अदिति अशोक ने अभी सीजन का टाइटल अपने नाम किया है। और ये अदिति अशोक क्या खेलती है, किस गेम से रिलेटेड है, तो ये है गोल्फर, जिन्होंने स्पेन में अभी टूर्नामेंट जीता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और वहां से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करें।